हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर कोचिंग। मेरा नाम जानवी है और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2, जहां हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला, लिबरलिज्म का मीनिंग, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक। दूसरा, 1815 के बाद यूरोप में क्या हुआ था। थर्ड, सीक्रेट रेवोल्यूशनरीज का राइज, 1830 एंड 1848 के मेजर अपराइजिंग्स, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन प्रोसेस, नेशनलिज्म के कल्चर टूल्स जैसे एल्गोरीज, बाल्कन रीजन और वर्ल्ड वॉर वन का शुरुआत। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बकती हर एक लाइन को हिंदी में ब्रेक डाउन करते हुए। तो फर्स्ट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशन या नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट कॉमन नहीं थे। लोगों की आइडेंटिटी उनकी डायनेस्टी और रूलर के बेसिस पर होती थी, ना कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर या कॉमन पास्ट पर। इसका एक क्लासिक एग्जांपल था हैब्सबर्ग एम्पायर, जहां मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स एक ही एम्परर के अंडर थे। हैब्सबर्ग एम्पायर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। इस एम्पायर में जर्मन्स डोमिनेंट थे, लेकिन उनके साथ स्लोवैक्स, हंगेरियन, क्रोएट्स, इटालियन, रोमेनियंस भी थे। हर ग्रुप की अपनी लैंग्वेज, ड्रेस, फेस्टिवल और कल्चर था। इन लोगों में यूनिटी नहीं थी, उनका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट था, राजा। नेशनलिज्म के आइडिया के मुताबिक एक नेशन वही होता है जिसमें लोग एक कॉमन लैंग्वेज, कल्चर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। लेकिन यूरोप में एम्पायर्स तो बड़े थे, लेकिन एक कल्चरल या इमोशनल यूनिटी नहीं थी। इसलिए नेशनलिज्म एक नेचुरल फीलिंग नहीं बनी, वहां पर एक कंस्ट्रक्टेड फीलिंग बन गई थी, जिसे पॉलिटिकल लीडर्स, रेवोल्यूशनरीज और थिंकर्स ने मिलकर बनाया। यह यूनिटी लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लाई गई थी। दूसरी चीज, कॉमन सिंबल्स बनाए जैसे फ्लैग्स, नेशनल एंथम्स और पब्लिक एजुकेशन, प्रेस और रिचुअल के जरिए लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की गई। तो यूरोपियन नेशनलिज्म का सीधा मतलब ये नहीं था कि लोग ऑलरेडी एक थे, बल्कि लोगों को उनका नेशन फील करवाना पड़ा थ्रू पावरफुल रिफॉर्म्स और कभी कभी रिवॉल्ट भी। यह एक कंस्ट्रक्टेड इमोशनल बॉन्ड था जिसका यूज 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल यूनिटी के लिए किया गया। व्हाट डिड लिबरल स्टैंड्स फॉर? लिबरलिज्म का मतलब होता है लिबर्टी यानी आजादी। लेकिन 19th सेंचुरी यूरोप में आइडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म नहीं था, बल्कि इसका ब्रॉडर मीनिंग था फ्रीडम इन ऑल स्पीयर्स, पॉलिटिकल, इन इकोनॉमिक और लीगल। तो अभी हम समझेंगे कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था। वहां पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब था मोनार्की का खत्म और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स हो। दूसरा, यानी पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी सिटीजन लॉ के सामने इक्वल हों। थर्ड, इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स एट दैट टाइम सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डिंग में मेन को ही वोट देने का अधिकार था। लिबरल थिंकर्स चाहते थे कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, स्पेशली मिडिल क्लास सिटीजन्स को। फिर आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। पहला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में ट्रेड और बिजनेस रैपिड ग्रो कर रहा था। दूसरा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस समय कि हर स्टेट का अपना करेंसी सिस्टम था, अपने वेट्स एंड मेजर और अलग अलग कस्टम ड्यूटीज थी जो ट्रेड में बैरियर बन रहे थे। थर्ड, लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हो जिसमें कस्टम ड्यूटीज ना हो, एक सिंगल करेंसी हो और गुड्स का फ्री फ्लो हो अक्रॉस स्टेट्स। उसके बाद ज़ोल्वरियंस का रोल आता है इसमें। 1834 में प्रूशिया के इनिशिएटिव्स
पे वॉल्वेरियन कस्टम यूनियन बनाया गया था जिसमें 39 जर्मन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसने मल्टीपल करेंसी हटाकर एक सिंगल करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। डिफरेंट ट्रेड टैक्स सिस्टम को रिप्लेस करके यूनिफॉर्म तारी सिस्टम लगाया गया। यह मूव सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं था बल्कि इससे लोगों में इकोनॉमिक यूनिटी का फीलिंग आया और यह पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तरफ एक पहला कदम था। तो लिबरलिज्म ने सिर्फ पॉलिटिकल मोनार्की के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी बल्कि इकोनॉमिकल बैरियर्स के खिलाफ भी रिवॉल्ट किया और लोगों में एक यूनाइटेड और मॉडर्न नेशन बनने का जज्बा जाग गया। फिर आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक हमारा A new conservatism after 1815. Following the idea of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, properties, and the family, should be preserved. 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे की डिफीट के तुरंत बाद यूरोप के पावरफुल रूलर्स ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे हम कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। यह कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में कंडक्ट हुआ था। मेटरनिक और बाकी कंजर्वेटिव रूलर्स का मेन एम था कि यूरोप में पुरानी डायनेस्टीज और मोनार्कीज को वापस लाएं जो नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हटा दी गई थी। दूसरा, फ्रांस के टेरिटरी को रिस्टोर करना जैसे 1790s में थी जिससे फ्रांस ज्यादा पावरफुल ना हो सके। थर्ड, बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करना ताकि कोई भी एक कंट्री यूरोप पे डोमिनेट ना कर सके जैसे नेपोलियन ने किया था। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो यहाँ से ट्रीटी ऑफ वियना की शुरुआत हुई। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म डेंजरस है और यूरोप के पीस को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए मेटरनिक जैसे लीडर्स ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, सीक्रेट पुलिस और रिप्रेसिव लॉस का यूज किया ताकि लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज को दबाया जा सके। उन्होंने स्टूडेंट्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट सब पर नजर बनाई रखी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रीडम चाह रहे थे उनकी आवाज को रिप्रेस किया गया। लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स और सैक्रिफाइस किए गए को इग्नोर किया गया और इसी वजह से डिप्रेशन रिवर्स इफेक्ट ले आया। लोग और भी स्ट्रांगली नेशनलिस्ट बनने लगे। नेशनलिज्म की फीलिंग अब बस एक आइडिया नहीं बल्कि एक प्रोटेस्ट बन गई थी मोनार्की के अगेंस्ट। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने शॉर्ट टर्म में मोनार्की रिस्टोर कर दी लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेशनलिज्म का बीज बो गया। फिर आते हैं द रेवोल्यूशनरीज। वियना कांग्रेस के रिप्रेशन के बाद एजुकेटेड लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इनका मकसद था मोनार्की को हटाकर एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाना। During the years of following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. यहाँ पर ड्यूरिंग 1815 पर जो रिप्रेशन इतना डर आ गया था, डर का माहौल था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। सीक्रेट societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their idea. जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा यूरोपियन स्टेट्स में फैलने लगी जहाँ पर यंग इटली मूवमेंट चालू हुआ। सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी द गिप्सी मजीनी जिन्होंने यंग इटली नाम की मूवमेंट का शुरू की। उन्होंने माना कि इटली एक नेचुरल यूनिट है और उसे यूनाइट करने के लिए मोनार्की को गिराना जरूरी है। यंग यूरोप नाम से भी एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया गया था जिसका एम था डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को प्रमोट करना। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस in 1830 to 1848. As a conservative regime
tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution. In many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland, these revolutionaries were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. यह समय यूरोप 1830 to 1848 यूरोप में मेजर पॉलिटिकल्स और सोशल रिवॉल्यूशंस था। लोग मोनार्की के कंट्रोल से थक चुके थे और अब वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए, इक्वल राइट्स आए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, वोट का अधिकार मिले। ये रेवोल्यूशनरी मेनली मिडिल क्लास स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल द्वारा लीड किया गया। इन सबका कॉमन एम था कि नेशन स्टेट बनाना जहां पॉलिटिकल फ्रीडम और इक्वालिटी हो। द फर्स्ट अपहेवल took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power, the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdoms of Netherlands. 1830 के रेवोल्यूशंस में फ्रांस किंग चार्ल्स टेंथ ने प्रेस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल कर दिया। इसके अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया। रिजल्ट क्या मिला? चार्ल्स टेंथ को हटा दिया गया और लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया जो सिटीजन किंग के नाम से जाना गया। फिर यहाँ पर बेल्जियम, यह रिवॉल्ट नेदरलैंड्स के कंट्रोल का अगेंस्ट था जिसमें बेल्जियम सक्सेसफुली अलग हो गया, अलग नेशन बन गया। यूरोपियन पावर्स ने भी इसे एक्सेप्ट किया। And the event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile, and so from many. पोलैंड एंड इटली, इन कंट्रीज में भी लोगों ने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन रशियन और ऑस्ट्रियन आर्मी ने रिवॉल्ट्स को क्रश कर दिया। इनका डिमांड था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और नेशनल फ्रीडम बनाना। 1814 के रेवोल्यूशंस में इस ईयर यूरोप में मास लेवल पर रिवॉल्ट्स हुए। फ्रांस में मोनार्की फिर से गिर गई और एक नई गवर्नमेंट बनी जिसे हम सेकेंड रिपब्लिक कहते हैं। इस नई रिपब्लिक ने यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, सब आदमियों को वोट का अधिकार दिया, सैलरी अबॉलिश की, वर्कर्स के लिए नेशनल वर्कशॉप शुरू की। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया में एजुकेटेड क्लास ने भी अपराइजिंग शुरू की, डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम और प्रेस और यूनिटी, लेकिन सभी अपराइजिंग फेल हो गई। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट असेंबली बनी जो ऑल जर्मन नेशन बनाना चाहती थी। किंग्स ने मिलिट्री पावर और कंजर्वेटिव अलायंस के थ्रू इन रिवॉल्ट्स को रिप्रेस कर दिया। फार्मर्स और वर्कर्स की पार्टिसिपेशन तो, लेकिन अपर क्लास इनके डिमांड्स को इग्नोर करने लगी। कंक्लूजन ये निकला कि 1830 एंड 1848 के रिवॉल्यूशंस ने बताया कि नेशनलिज्म और लिबरलिज्म सिर्फ आइडियाज नहीं है, मास मूवमेंट भी बन चुके थे। लोग फ्रीडम के लिए रेडी थे, लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी अभी भी दूर थी। इन्हीं रेवोल्यूशन ने आगे जाकर इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के रास्ते बनाए। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों ने फ्रैंकफर्ट असेंबली बनाई जिसमें ऑल जर्मन पार्लियामेंट फॉर्म हुआ। उन्होंने प्रूशियन किंग को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्राउन देना चाहा, लेकिन किंग ने इनकार कर दिया। वुमेन भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पेटिशन भेजे और
पब्लिक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोटिंग इन्हें नहीं दिए गए। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी 19th सेंचुरी के शुरू में जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री नहीं थी, बल्कि 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड था। इन्हें इनमें से सबसे पावरफुल स्टेट थी प्रूशिया, जो यूनिफिकेशन का लीडर बना। ओटो वन बिस्मार्क, जो प्रूशिया के चांसलर थे, उन्होंने कहा, जर्मनी को स्पीचेस या रेजोल्यूशन से नहीं, बल्कि ब्लड एंड आयरन से बनाया जाएगा, मतलब मिलिट्री पावर और वॉर के थ्रू। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़ी, जिनका हर एक एम था जर्मन यूनिटी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करना। 1864 में डेनमार्क के अगेंस्ट वॉर हुआ, जिसमें प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से और हॉलस्टीन प्रोविंसेस जीते। डेनमार्क से स्केल्सविक और हॉलस्टीन प्रोविंसेस जीते। 1866 में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर हुई, जिसे ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर कहते हैं। प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और जर्मनी के नॉर्दर्न स्टेट्स को अपने अंडर ले लिया। इन 1870 फ्रांस के अगेंस्ट वॉर हुई, जिसे फ्रांको प्रूशियन वॉर कहते हैं। इस वॉर के बाद सदर्न जर्मन स्टेट्स भी प्रूशिया के साथ जुड़ गए थे। इन सब विक्ट्रीज के बाद 1871 में इन सब के बाद जनवरी 18 जनवरी 1871 में जर्मन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ और प्रूशिया के किंग विलियम फर्स्ट को काइजर एम्परर बनाया गया। यह अनाउंसमेंट वर्सिलीज के हॉल ऑफ मिरर्स में हुआ। मिरर में हुआ फ्रांस के डिफीट के बाद, जो एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। इटली यूनिफिकेशन। इटली भी यूनिफाइड नेशन नहीं था, बल्कि 7 सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड था। नॉर्थ इटली पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, सेंट्रल इटली पर पोप के अंडर थे, और साउथ इटली में बर्बन किंग्स रूल कर रहे थे। इटालियन यूनिफिकेशन 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स के एफर्ट से पॉसिबल हुआ। पहले, गिप्सी मजीनी। इन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया। मजीनी का विजन था एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इटली जिसमें मोनार्की ना हो। सेकंड, काउंट कैमिलियो दे कैलियोर, सर्डिना पिडमॉन्ट के प्राइम मिनिस्टर, जो पॉलिटिकली क्लेवर और डिप्लोमेटिक लीडर थे। उन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर लड़कर नॉर्थ इटली को फ्री कराया। थर्ड, गिप्सी गैरीबॉल्डी, एक नेशनलिस्ट सोल्जर जिन्होंने अपनी वॉलेंटियर आर्मी रेड शर्ट के साथ साउथ इटली जीता। इन्होंने जीती हुई टेरिटरी विक्टर इनामुअल सेकंड को दे दी, जिससे पॉलिटिकल यूनिटी इंश्योर हो गई। इन 1861 में इटली ऑफिशियली यूनिफाई हो गई और इनामुअल सेकंड को पहला किंग बनाया गया। हालांकि कंप्लीट यूनिफिकेशन रोम और वेनिस को इंक्लूड करने के बाद 1870s में पूरी। जर्मनी और इटली दोनों की यूनिफिकेशन में नेशनलिज्म, डिप्लोमेसी, मिलिट्री पावर के मिक्स था, और ये 19th सेंचुरी के यूरोप में पॉलिटिकल मैप को ड्रामेटिकली चेंज करने वाले इवेंट्स थे। ब्रिटेन, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ पर हम लोग एक ब्रिटेन के बारे में समझेंगे। ब्रिटेन में नेशनलिज्म पीसफुली डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइट हुए और ग्रेट ब्रिटेन बना। दूसरा, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइट किया गया, लेकिन उन्होंने अपोज किया। थर्ड, इरिश कल्चर और आइडेंटिटी को सप्रेस किया गया, ब्रिटिश सिंबल को डोमिनेट करवाया गया। यह पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो था, पर सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। विजुअलाइजिंग द नेशन। जब 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म यूरोप में पॉपुलर हो रहा था, तब लीडर्स और आर्टिस्ट ने सोचा कि अगर लोगों को यूनाइटेड आइडेंटिटी दिखानी है, तो उन्हें विजुअल सिंबल्स की जरूरत है, कुछ ऐसे इमेजेस जो सबको एक साथ जोड़ सके। और वो इमेजेस को इसी वजह से फीमेल एल्गोरीज का यूज किया गया। एल्गोरी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया
आइडिया को किसी इमेज या कैरेक्टर के थ्रू दिखाना। फ्रांस फ्रांस में मैरियाने नाम फ्रांस में मैरियाने को लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल बनाया गया। उसकी इमेज एक उसकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड और काम वुमन की थी, जिसके कपड़ों में फ्रेंच फ्लैग के कलर्स थे, रेड, ब्लू, व्हाइट। मैरियाना के फीचर्स थे रेड कैप ऑफ लिबर्टी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंबल था, ऑलिव ब्रांच पीस का सिंबल था, टैबलेट्स ऑफ लॉ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता था। उसकी इमेज कॉइन, स्टैम्प्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और स्टैचूज में उसे की जाने लगी, ताकि लोग उसे एक नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ पाए। जर्मनी में जर्मेनिया का यूज किया गया, एक बोल्ड और पावरफुल फीमेल फिगर। उसके फीचर्स थे अ स्वॉर्ड इन हैंड, मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्रोन ऑफ ओक लीव्स, जर्मन हीरोइज्म और ब्रेवरी का सिंबल, ब्लैक, रेड, गोल्ड ड्रेस, जर्मनी फ्लैग के कलर्स, ब्रेस्ट प्लेट और आर्मर, रीडनेस और डिफेंड नेशन। जर्मेनिया की स्टैचू बनाई गई, जिसे पब्लिक स्पेसेस में लगाया गया, ताकि यूनिटी और प्राइड का एहसास आए। इन इमेजेस के मकसद सिर्फ डेकोरेशन नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में एक इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना था। जैसे रिलीजियस आइडल्स लोगों के फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैरियने और जर्मेनिया लोगों के नेशनलिज्म और यूनिटी के फेथ को दिखाते थे। द बाल्कन एंड द नेशनलिज्म। बाल्कन एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल रीजन था जो यूरोप के साउथ ईस्टर्न हिस्से में लोकेटेड है। यह एरिया स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट था और कल्चरली भी काफी कॉम्प्लेक्स। इस रीजन में स्लेविक नेशन रहते थे, जैसे सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, मोंटेनेग्रो एक्सेट्रा। ये सभी कंट्रीज पहले ओटोमन एम्पायर में आते थे। ओटोमन एम्पायर एक ओल्ड इस्लामिक एम्पायर था, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पार्ट्स को कंट्रोल करता था। लेकिन 19th सेंचुरी तक ये एम्पायर वीक हो चुका था और लोगों में फ्रीडम की भावना बढ़ने लगी थी। नेशनलिज्म का इम्पैक्ट ये पड़ा है इसमें। पहली चीज, नेशनलिज्म के आइडियाज यहाँ पर भी रैपिडली स्प्रेड होने लगे। हर एक एथनिक ग्रुप जैसे सर्ब्स, ग्रीक्स, बल्गर्स ने अपना इंडिपेंडेंट नेशन चाहना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड, लोगों ने रिवॉल्ट करने शुरू किए और कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे, जैसे अपनी लैंग्वेज का यूज नेशनल फ्लैग, सॉन्ग्स और फेस्टिवल के थ्रू करते हैं। बाल्कन रीजन का अनस्टेबल कैरेक्टर था। उसके दो क्यों था, इस अब ये समझेंगे। हर नेशन अपने आप को सुपीरियर समझता था, और हाँ, और हर ग्रुप चाहता था कि उनका रीजन सबसे पहले आजाद हो। एक नेशन का ड्रीम दूसरे नेशन के ड्रीम से टकराने लगा, जैसे ग्रीस और बुल्गारिया दोनों मैकेडोनिया पर क्लेम करते थे। फॉरेन पावर्स का इंटरफेरेंस हुआ। रशिया एक स्लेविक कंट्री होने के नाते बाल्कन्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, हंगरी भी चाहते थे कि बाल्कन्स भी उनका कंट्रोल रहे, ताकि उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सेफ रहे। इस तरह बाल्कन्स बन गया एक पावर स्ट्रगल का बैटलफील्ड, जहां नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म टकराने लगे। इसका रिजल्ट क्या मिला? यह राइजिंग टेंशन, कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स और फॉरेन इंटरफेरेंस ने पूरे रीजन को वॉलिएट बना दिया। इन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट से 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेस बना दिया। जब 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। कंक्लूजन ये निकला इसका कि बाल्कन नेशनलिज्म ने यूरोप को एक परमानेंट क्राइसिस जोन में बदल दिया था, जहां पर एथनिक ग्रुप अपनी फ्रीडम के लिए रेडी थे, लेकिन किसी भी कॉस्ट पर। ये पावर केक ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से वॉर फूट सकता था।
और वो ही हुआ 1914 में। ये चैप्टर कहता है कि नेशनलिज्म सिर्फ एक यूरोप इमोशनल स्लोगन नहीं था, यह एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट था जिसमें लोगों ने अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट किया। इम्पोर्टेंट नेम याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं इसमें मजीनी, गरीबोल्डी, कैवियर। फिर आते हैं बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। थर्ड, मेरियाने एंड जर्मेनिया। फोर्थ, मेटरनिक। और इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं इसके 1815, 1830, 1848, 1861 एंड 1878। टाइमलाइन वॉर्स और यूनिफिकेशन मैप और फीमेल एल्गरीज जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला चैप्टर जल्द ही लेंगे, तब तक के लिए पढ़िए, समझिए और बोर्ड में टॉप करने के लिए तैयार रहे।